दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रिजेश कुमार सर, एक बात मुझे आप बताइए, पुतिन की तरफ से साफ कहा गया कि तब तक हल नहीं निकल जाता जब तक यूक्रेन युद्ध को लेकर जो वजह है वो वजह ना सॉल्व हो जाए। और सबसे बड़ी वजह तो पुतिन ज़ेलेंस्की को मानते, वो बोलते हैं कि जब तक ज़ेलेंस्की कुर्सी पर बैठे तब तक कुछ हो नहीं सकता। करुणा, ये मामला जो है ज्यादा पेचीदा है। यूक्रेन तो एक छोटा सा हिस्सा है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रशिया और अमेरिका के बीच में दो तीन और चीज़ें हैं। पहली बात तो थी जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक वार्तालाप हैं, वो काफ़ी तरह से फ्रोजन हो रखे हैं। हालांकि स्टीव विटकॉफ उनके स्पेशल एडवाइज़र हैं, आते जाते चल रहे थे। दूसरी बड़ी चीज़ वो है कि सॉल्ट ट्रीटी जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी, वो रिन्यू होने को आ रही है अगले साल बिगिनिंग में। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज़ दुनिया भर के लिए कि क्या लिमिट करेंगे, क्या एटॉमिक वेपन्स रखेंगे, कैसे रखेंगे, वगैरह वगैरह। तीसरी बात और भी महत्वपूर्ण है, वो इकोनॉमिक है। रशिया के ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस हैं, उनके एसेट्स बहुत फ्रोजन हैं, वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, गैस नहीं बेच सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या रशिया के पास में है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दुनिया में शायद नहीं है क्योंकि वो क्लोज थी। और चौथा हिस्सा है यूक्रेन का, मतलब पुरानी कहानी के साथ में बॉइलिंग पॉइंट आता है यूक्रेन का और सिक्योरिटी का, जो कि यूरोप का है। तो इस माहौल में इनका मिलना बहुत अच्छी खबर है। इसकी पहल तो ट्रंप साहब शुरू से कह रहे हैं, लंबे लंबे उन्होंने बातें की हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में 3 दफ़े 1-1 घंटे से ऊपर, और चूंकि ये मिल पाए बड़ी अच्छी खबर है। और इन पेचीदा मामलों में 1 to 1 मिल के समाधान निकालना थोड़ा मुश्किल है, और हिस्ट्री ये सिखाता है जब भी इस तरह की घटना हुई है शायद तुरंत निष्कर्ष नहीं निकला है। दर्शकों को याद होगा नॉर्थ कोरिया के साथ में इसी तरीके से ट्रंप साहब ने एंगेज किया था 1 to 1 अपने पहले टर्म में। कोरिया भी गए थे, बाद में सिंगापुर में मिला था, लेकिन बात नहीं बन पाई। बिल्कुल, हमने देखा भी था सर कैसे साउथ कोरिया को क्रॉस करके वो नॉर्थ कोरिया गए थे, वो तस्वीरें हमें आज भी याद है। लेकिन क्या हुआ, आज जो नतीजा है वो सिफर रहा। आज किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है उसे एक बड़े रॉक स्टेट के तौर पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका मानता है। हमारे साथ देखिए एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रोफेसर भरत बरई है, जो कि इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भरत बरई जी, देखिए इस मुलाकात को लेकर हाइप तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा था, लेकिन जितना हाइप था, क्या आपको लगता है कि नतीजे उसके अनुकूल आए क्या? भरत बरई जी। भरत जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका शायद से माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करिए एक बार। चलिए, शायद से कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन यही बात मैं प्रोफेसर अमिताभ सर आपसे समझना चाहूंगा। बहुत ज्यादा चर्चा थी, बहुत ज्यादा सुगबुगाहट थी, लग रहा था कि मुलाकात हुई नहीं कि युद्ध खत्म हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ? देखिए, एक तो इस मीटिंग से बहुत सारी अपेक्षाएं थी, और वो अपेक्षाएं निर्मूल नहीं थी, क्योंकि कई दिनों से ये चल रहा था कि ट्रंप पुतिन मिलेंगे तो शायद कुछ एक बहुत बड़ी एक मीटिंग में कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ जो टेकअवेज इसमें है कि एक तो पुतिन और ट्रंप मिले, और उसके बाद वैसी कोई घटना नहीं हुई जो ज़ेलेंस्की और साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के बाद हुई थी। यानी मीटिंग पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही। रही बात उनके अंडरस्टैंडिंग की, उन्होंने एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कर ली, और उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे भी मिलेंगे। इसका मतलब ये पूरी तरह से बेनतीजा नहीं रही। जो हम ड्रामेटिक चेंज फील करने जा रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे लग भी रहा था कि एक जो युद्ध 3.5 साल से चल रहा है, उसका अचानक 3.5 घंटे में कुछ आउटकम आ जाए, ये संभव नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मिले, और साथ में ट्रंप और पुतिन के जो भी मिसगिविंग्स रहे हो वहां पर निकला। और
पुतिन अपने ओरिजिनल पोजीशंस पर ही रहे कि जो जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं जब तक वो सेटल नहीं किया जाएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब इसका दूसरा चरण अब हम देखेंगे जब ट्रंप जेलेंस्की से या अन्य यूरोपियन लीडर से मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ स्टेक होल्डर्स यहाँ जेलेंस्की और ट्रंप ही नहीं है या पुतिन ही नहीं है, यूरोप भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके साथ वो बात करेंगे। और मुझे लगता है जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आगे चल के कि शांति कैसे होगी, तब ये क्लियर होगा यूरोप को बैठा के, जेलेंस्की को बैठा के और ट्रंप और पुतिन को बैठा के, या उनको कॉन्फिडेंस मिले के, तब ये इस मीटिंग का कोई कंक्लूजन हम आगे देखेंगे। लेकिन एक बात तो है कि ये वॉर अभी जारी है, बातें होती रहेंगी। और ये कितनी बड़ी बात है, 3.5 साल में पहली बार समिट लेवल पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जो बाइडेन साहब के जमाने में नहीं हुई थी। मैं ट्रंप का एडमायरर नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं जरूर ये करूंगा कि उन्होंने एक दर्जा दिया है रूसी लीडर को, उनको वेलकम करके, और जो उनके बॉडी लैंग्वेज हालांकि बहुत कंफर्टेबल नहीं थे शायद, लेकिन इतना तो जरूर था कि वो बात करने के लिए इच्छुक हैं। और इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि ये आइस ब्रेकर था और इनके संबंधों का भी, और आने वाले दिन जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। और इसके बाद असली डिप्लोमेसी अब शुरू होगी जब यूरोप जेलेंस्की इनको भी इन्वॉल्व करके ये यानी एक तरह से प्रोफेसर अमिताभ सर, दोनों नेताओं ने, दोनों टॉप लीडर्स ने एक दूसरे को भांप लिया इस मुलाकात के जरिए कि क्या वाकई में जो दोनों देश है वो इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक दिखावा है। हमारे साथ प्रोफेसर भरत बरी जी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है सर आपके पास अब आवाज आ रही होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है क्या, आपको ऐसी उम्मीद या संभावना है क्या, इनवाइट किया गया है पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को कि आप आइए, मॉस्को में मुलाकात होगी? आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे मॉस्को। पर आज जो मीटिंग हुई है, जैसे ट्रंप ने पुतिन का स्वागत किया है रेड कारपेट कर, अपनी लिमूजिन में उसको बिठाकर मीटिंग के लिए ले गए, वो अच्छा रहा। मैं सोचता हूँ अगर ये मुलाकात के बाद रशिया यूक्रेन पर अटैक कम करेगा, सिविलियन जो टारगेट्स है उसके पर पिटाई नहीं होगी और जो लोगों की मौत होती है वो नहीं होवे तो अच्छा होगा। दूसरा, उसका असर भारत पर कैसे पड़ता है, क्योंकि ट्रंप बोल रहे हैं कि ये 25% ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं, वो भारत पर पुतिन के लिए सबक सिखाने के लिए लगाए हैं। वो बोलते हैं कि भारत ने रशिया से ऑयल लिया है और अगर पुतिन की हवा निकालनी है तो चाइना और इंडिया ऑयल लेना बंद कर दे तो पुतिन को जो पैसे मिल रहे हैं अपने वॉर के लिए वो पैसे नहीं मिलेंगे। यानी भरत बरी जी, एक चीज आपने जिस तेल का और टैरिफ का आपने जिक्र किया, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, यानी फिर आपको ये सही लगता है जो 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से एक सवाल के जवाब में कहा था कि पुतिन इसलिए बातचीत के लिए राजी हुए क्योंकि भारत पर 50% भारी भरकम टैरिफ लगाया गया। क्या आपको लगता है कि वाकई में ट्रंप का यह दबाव काम आया जिसके बाद दोनों नेता मिले? मैं तो ऐसा नहीं मानता। ऐसा है कि पुतिन को भी दुनिया में रहना है, उनके भी काफी सैनिक मर गए हैं। एक एस्टिमेट के तरफ 2,50,000 रशियन सिपाही मर गए हैं और करीब 7,50,000 सिपाही घायल हुए हैं। तो पुतिन को भी लगता है कि उनकी भी सारी हुई पिटाई हो रही है। हाँ, यूक्रेन छोटा देश है, रशिया की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन उसके भी कितने बेटे मर गए हैं इसमें। बिल्कुल। तो ये जो दोनों के बीच मुलाकात हुई, मैं ऐसा आशा रखता हूं कि वो यूक्रेन पर अटैक कम करें। हाँ, युद्ध विराम ना करे, लेकिन इनफॉर्मली अटैक बंद कर दे। और भारत पर जो दबाव लाते हैं वो चीन पर उतना दबाव नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो रेयर मेटल है उसके बिना अमेरिका का डिफेंस नहीं चल सकता। काफी ऑटोमोबाइल कंपनी जो फोर्ड का है उसका प्लांट 1 हफ्ते बंद हो गया था, और जो F-35 विमान है लड़ाकू, उसमें भी आउटर कोटिंग में ये रेयर मेटल चाहिए। अब अमेरिका ने शुरू किया है रेयर मेटल को फैक्ट्री को चालू करने के लिए, लेकिन उसमें तो 1-2 साल लग जाएंगे। ठीक है, यानी भरत बरी जी, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो देख रहे हैं वो शुद्ध बिजनेस देख रहे हैं।
यही वजह है कि भारत पर एक तरफ 50% का ऐलान कर दिया टैरिफ का और दूसरी तरफ चीन पर यह 30% है। आऊंगा सर मैं एक बार फिर से आपके पास, लेकिन हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला सर भी है। कर्नल अनुराग शुक्ला सर, एक बहुत बड़ी बात इस मुलाकात में पुतिन की तरफ से कही गई कि अगर वाकई में इसका जो निष्कर्ष है वो सकारात्मक निकालना है, जो कवायद चल रही है अमेरिका और रूस के बीच में, तो जो असल वजह है यूक्रेन में, उस वजह को हटाना होगा। क्या आपको लगता है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इस वक्त अगर इस युद्ध का कोई है तो वो है यूक्रेन? यूक्रेन इस पर राजी होगा? कुछ ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन जो फाइट लड़ रहा है वो अपने बलबूते पर अकेले नहीं लड़ रहा था। इसके पीछे यूरोपियन यूनियन का भी पूरा हाथ है और अमेरिका का भी पूरा हाथ है। अगर 3.5 साल एक छोटा सा देश एक बड़े देश के लोहा लेने में कामयाब रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी मदद की वजह से ले पाया है। और आज का जो ये मीटिंग हुई थी, इसकी पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मिलिट्री आउटकम नहीं निकलने वाला है। ये एक पॉलिटिकल मीटिंग थी, पॉलिटिकली एक दूसरे के लीडर्स समझना चाहते थे एक दूसरे को, वो आउटकम देखना चाहते थे। लेकिन अगर किसी वॉर का अंत होना है तो उसके लिए दोनों पक्षों का होना मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले पिछले 3-4 दिनों के अंदर से ऑलरेडी फीलर्स आ रहे थे, जहाँ यूरोपियन यूनियन लीडर्स ने अपने बातें रखी थी और जेलेंस्की ने भी मना किया था बिल्कुल कि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन लोगों को अपना विश्वास लेना बहुत जरूरी है इससे पहले कि कोई कंक्लूजन निकले। और वही चीज़ यहाँ देखने को मिली कि मिलिट्री कंक्लूजन इसमें नहीं निकला है। हाँ, पॉलिटिकली कुछ बातें आई हैं सामने, बहुत अच्छे विचार रखे गए हैं और देश के पूरे वर्ल्ड को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला है दो बड़े लीडर के मिलने से। लेकिन मिलिट्री एंगल से देखा जाए तो ये अभी इतना आउटकम अच्छा नहीं है और इसके भविष्य में कोई संभावना नजर आ नहीं रही फॉर द नियर फ्यूचर। अच्छा, एफएम ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मुलाकात हुई है उसमें अमेरिका और रूस के रिश्ते तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इसका खास फर्क, खास असर वॉर जोन पर पड़ेगा, इसको लेकर कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि वार्ता खत्म होने के बाद जो युद्ध के सायरन है वो और तेज हो गए। करुणा, देखिए अभी जैसे अनुज जी बता रहे थे कि ये वॉर जो है, ये वॉर तो इसको जो फ्यूल कर रहा है, जो आग डालने वाला काम तो यूरोप कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के स्टेटमेंट्स, नाटो देशों के स्टेटमेंट्स तो क्लियर रहे हैं पहले से भी कि ये वॉर रुकना नहीं चाहते। मैं इसका एक बैकग्राउंड लाना चाहूँगा। एक क्रीमियन वॉर हुई थी 1850 में, उसमें रशियन क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स को बचाने के लिए ये ऑटोमन एम्पायर से शुरू हुआ था। उसमें फ्रांस और इंग्लैंड इनके ऑटोमन एम्पायर के साथ आके रशिया पर अटैक करके रशिया को हराया था। तो ये जो बहुत पुरानी दुश्मनी है इनकी चलते जा रही है, तो ये जिससे वॉर तभी रुकेगा जब यूरोपियन यूनियन, नाटो फाइनेंशियली, मिलिट्रीली अपने हाथ वापस खींचने लगेंगे। जब इनको वेपन करना मिलना, सप्लाई होना बंद हो जाएगा, यूक्रेन की वॉर अवश्य तरीके से रुक जाएगी। इस यूरोपियन यूनियन और नाटो के जो देश हैं, ट्रंप के अंदर अभी पूरे सुनने के लिए तैयार नहीं है, पूरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ट्रंप ने शुरू कर दिया कि हम भाई अपने वेपन नहीं देंगे, पैसे हम आपसे लेंगे और फिर भी वेपन देंगे, तो वेपन सप्लाई हो रही है। अब देखिए नाटो देश के कितने देश हैं जो उसको फंड करने के लिए कोशिश करते जा रहे हैं। तो ये तो ट्रंप को भी इसका अंदेशा जवश रहा होगा कि इस वॉर के बारे में जहां तक टॉक्स होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, बिकॉज ये पुतिन ने जो समझाने की कोशिश की है कि इसका प्राइमरी कॉज क्या है, और इसको इस पीस टॉक को सबोटाज करने के लिए यूरोपियन यूनियन या नाटो ही बैठा हुआ है। तो ये अगर ट्रंप समझ गए हैं तो इनके अपने आप में ये प्रेशर डालेंगे नाटो में, या हाथ खींचना शुरू करेंगे, आर्मामेंट सप्लाई बंद करेंगे, तभी जाके यूक्रेन और रशिया में शांति हो सकती है। एक तरीका और है, वो चाहते हैं, पुतिन भी चाहते हैं कि वहां तख्ता पलट हो और जेलेंस्की को हटाया जाए। अगर ये इलेक्शन हो, सब मार्शल लॉ हटा के अगर इलेक्शन हो जाए वहां पर, तो जेलेंस्की हार जाएंगे, डेफिनेटली हारेंगे। जिस तरीके से वहां माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से वहां लोगों को जबरदस्ती उनको आर्मी में भर्ती कराया जा रहा है, बॉर्डर एरिया में भेजा जा रहा है, वहां तो ये भी कंडीशन हो गई है कि लोग उसको रिश्वत पे कर रहे हैं इनके सीनियर ऑफिसर, ताकि हमें आर्मी में मत भर्ती करें। तो इंटरनल सिचुएशन यूक्रेन की तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। नहीं, ये आपने बड़ी बात कही है ओपी तिवारी सर कि जेलेंस्की को हटाना बहुत जरूरी है। अगर वाकई में इस पूरी वार्ता का कोई निष्कर्ष और कोई पॉजिटिव आउटकम चाहिए, और ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर, ऐसा हो पाएगा या आपको मौजूदा हालात में मुमकिन लगता है? और जो इस वक्त जेलेंस्की की पोजीशन है यूक्रेन में और जो उनके रिश्ते प्रगाढ़ हैं यूरोप के साथ, क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही? देखिए, मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। जेलेंस्की एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, 3.5 साल तक एक छोटे मुल्क का लीडरशिप किया है उन्होंने, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में।
लोगों को रैली किया है, मिलिट्री को रैली किया है और अपनी महिलाओं को भी रैली किया है Exactly. रूस को की वो खबर लेने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने इनोवेशन कराया है रूस के ऊपर में हमला करने के लिए, ड्रोन्स के द्वारा हो, वो 4000 किलोमीटर पूर्व हो रशिया के अंदर या 2500 किलोमीटर नॉर्थ पे हो, ये काबिल तारीफ है। बाकी जो सब अटकलें हैं, जहाँ तक कि लड़ाई का सवाल है, देखिए लड़ाई का हल लड़ाई से नहीं होता, बातचीत से होता है। और मेरा मानना है कि सबके पीछे नेटो यूरोप नहीं है, ये खुद अमेरिका ही है। तभी ये जो समिट चल रहा है वो यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के बीच पे चल रहा है। 1992 से जब देखेंगे, जब नेटो का विकास हुआ, धीरे धीरे करके सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नेटो के मेंबर बन गए। तो इस कहानी के अंदर अगर आप देखेंगे, रशिया के हिसाब से विलन तो रहा है अमेरिका। उस हिसाब से बातचीत सही है कि समिट लेवल पे अमेरिका और यूरोप के बीच में, मगर 2-3 और पक्ष आते हैं। जब रशिया बातचीत करता है वो पुतिन अकेले बातचीत कर सकते हैं क्योंकि वो एक पार्टी अलग है, लेकिन दूसरे पार्टी में चेंजेस भी आए हैं, नेटो भी है और यूक्रेन भी है। तो उनसे बिना पूछे, उनसे बिना चीज़ें समझे हुए, उनके स्टेक होल्डर्स को बिना लिए हुए बातचीत आगे नहीं चल सकती है। और ये जो बातचीत है इस और सीरीज ऑफ नेगोशिएशन, लेन देन, यू गिव समथिंग यू टेक समथिंग। बिल्कुल सर, और ये लेन देन कहीं ऐसा ना हो कि इस लेन देन के चक्कर में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। और यूरोप की तरफ से ये कंसर्न, ये चिंता जाहिर भी की गई। और आपने सही कहा, तमाम जो स्टेक होल्डर्स अगर वो सहमत होंगे तभी कोई नतीजा निकल पाएगा आखिरकार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।